हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस हफ्ते की साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई खास घटनाओं को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। यह हफ्ता पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहा है नोबेल प्राइज के अनाउंसमेंट के लिए। यानी इस साल जो 2024 में किन लोगों को ये नोबेल प्राइज दिए गए हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे वो भौतिकी के क्षेत्र में, चाहे वो रसायन के क्षेत्र में, क्यों किसको दिए गए हैं और क्यों दिए गए हैं, इसी को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं इस पूरी के पूरे नोबेल प्राइज के अनाउंसमेंट को। और अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो सबसे पहले चिकित्सा का नोबेल प्राइज जो 2024 का दिया गया है, उनकी अगर मैं बात करूं तो यह पुरस्कार मिला है इस साल विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रुवकुन को। ये जो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन हैं, इनको जो नोबेल प्राइज चिकित्सा का दिया गया है वो खोज के लिए दिया गया है माइक्रो आरएनए की खोज के लिए ये नोबेल प्राइज इन दोनों लोगों को दिया गया है। तो ये माइक्रो आरएनए आखिर है क्या और ये कैसे काम करता है और ऐसी क्या बड़ी बात है इस खोज में जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स पर हमें जाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा डिटेल में इस पर चर्चा करूंगा जिससे कि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। तो देखिए, जितने भी जीव जंतु इस धरती पर मौजूद हैं, सबके सभी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, ये तो आपको पता ही है। और ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये इन कोशिकाओं का एक मस्तिष्क होता है, यानी कि हर कोशिका के अंदर एक पूरी कोशिका को चलाने का जो एक तंत्र होता है, उसका जो बॉस होता है वो होता है केंद्रक। ठीक है, इतनी बात आपको पता होगी, फिर से मैं बता दे रहा हूं। और ये जो केंद्रक होता है, इस केंद्रक में कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरीके से पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग नाम देते हैं गुणसूत्र का। ठीक है, अब ये जो गुणसूत्र होते हैं, ये गुणसूत्र बनते किससे हैं? तो गुणसूत्र एक आनुवंशिक पदार्थ से बनते हैं जिसे हम लोग नाम देते हैं डीएनए का। ठीक है, और डीएनए के अगर स्ट्रक्चर को हम लोग देखें तो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है जो डीएनए कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। अब अगर मैं डीएनए की बात कर रहा हूं तो डीएनए के छोटे छोटे भाग, यानी कि डीएनए के छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, डीएनए के छोटे छोटे जो ये भाग होते हैं, इन्हें ही हम लोग नाम देते हैं जीन का। क्या बोलते हैं? जीन का। तो इसका मतलब यह है कि हमारी कोशिकाओं के अंदर, यानी कि सभी जीव जंतुओं की कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक के अंदर मौजूद जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए से बने होते हैं। और ये डीएनए के छोटे छोटे भागों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जीन के नाम से जानते हैं। अब ये जो जीन होते हैं, ये करते क्या है? एक आनुवंशिक पदार्थ और पाया जाता है हमारी कोशिकाओं के अंदर जिसे हम लोग आरएनए के नाम से जानते हैं। आरएनए जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक आरएनए का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जीन क्या करते हैं? हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो जीन मौजूद होते हैं, ये हमारे आरएनए, यानी कि ये आनुवंशिक पदार्थ जो आरएनए होता है, इसे डायरेक्शन देते हैं, यानी कि इनको निर्देशित करते हैं। और जैसा निर्देश ये आरएनए को करते हैं, आरएनए उसी टाइप के प्रोटीनों का निर्माण हमारी शरीर के अंदर करता है। ठीक है, और ये जो प्रोटीन होते हैं, यही हमारे शरीर के आनुवंशिक लक्षणों के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करिए कि जैसे ये हमारे बाल हैं, बाल एक आनुवंशिक लक्षण आप मान सकते हैं। अब ये जो बाल है, ये बाल ये आनुवंशिक लक्षण है। तो ये अगर बाल को हम ध्यान से देखें तो ये बाल बना किस चीज से है? ये बाल बना हुआ है प्रोटीन से। ठीक है, प्रोटीन से बना हुआ है। इस प्रोटीन को बनाने का काम कौन कर रहा है? ये आरएनए कर रहा है। और ये जो आरएनए है किसके द्वारा निर्देशित है? ये एक जीन के द्वारा निर्देशित है। इसका मतलब हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के अंदर मौजूद जो जीन होते हैं वो निर्देशित करते हैं आरएनए को, और आरएनए उसी टाइप के निर्देशन के अनुसार बालों का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण करता है और हमारे शरीर के आनुवंशिक लक्षण जो है वो व्यक्त होते हैं। अब अगर हमारे शरीर के अंदर मान लीजिए एक ऐसा जीन पाया जा रहा है जो यह निर्देशित करता है कि हमारे शरीर में जो बाल बने वो घुंघराले बने, तो जीन के निर्देशानुसार आरएनए ऐसे प्रोटीन बनाएगा जो हमारे बालों को घुंघराला कर देगा, यानी कि हमारे बाल घुंघराले होंगे। ठीक है, और अगर किसी इंसान के अंदर ऐसा जीन मौजूद है जो
आरएनए को निर्देशित करता है कि आरएनए आप इस इंसान के अंदर, इस जीव के अंदर ऐसा बाल बनाइए जो कि स्ट्रेट हो, यानी ऐसा प्रोटीन बनाइए जो स्ट्रेट बालों के लिए जिम्मेदार हो। तो उसके शरीर में ऐसा प्रोटीन बनेगा जो उसके बालों को स्ट्रेट रखेगा। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब हमारे शरीर में जितने भी लक्षण होते हैं वो जीनों के द्वारा निर्देशित होते हैं और आरएनए उसी निर्देशन के अनुसार से हमारे शरीर के प्रोटीन का निर्माण करता है और हमारे शरीर के लक्षण उसी हिसाब से विकसित होते हैं। ठीक है, ऐसा हमारे शरीर के हर एक लक्षण के लिए, चाहे वो हमारी आंख हो, चाहे आंखों का रंग हो, चाहे बाल हो, चाहे बालों का रंग हो, चाहे बालों का प्रकार हो, चाहे स्किन हो या स्किन का कलर हो, या हमारी बॉडी में जितने हार्मोन्स हैं या जितने हमारे बॉडी में एंजाइम्स हैं, सब आनुवांशिक लक्षण हैं और ये सब प्रोटीन से बने हुए हैं। और इन प्रोटीनों को निर्देशित करने के लिए, प्रोटीनों को बनाने के लिए आरएनए होते हैं और आरएनए को निर्देश कौन देता है? जीन देता है। तो जैसा जीन पाया जाएगा वैसा हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होगा। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण होगा और उसी हिसाब से हमारे शरीर के जो है लक्षण व्यक्त होंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मामला यह होता है बच्चों की, जो बात यहां पर समझने की है कि हमारे शरीर में हर एक, अगर मैं मनुष्य की बात करूं तो मनुष्य के शरीर के अंदर हर एक कोशिका के अंदर ये गुणसूत्रों का नंबर समान होता है। हर जीव के अंदर गुणसूत्रों का नंबर समान होता है। अगर मैं मनुष्य की बात कर रहा हूं तो मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों का नंबर समान है। जैसा आप लोगों ने सुना होगा, हमारी हर एक कोशिका के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र पाया जाता है, यानी कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र हमारे शरीर की हर प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है। अब गुणसूत्र जब 23 पाए जा रहे हैं तो उनके अंदर मौजूद जीन भी लगभग समान होंगे, यानी कि हमारे बालों की कोशिकाओं में जितने जीन पाए जाते होंगे वही जीन हमारी त्वचा की कोशिकाओं में भी पाए जाते होंगे, वही हमारे शरीर की आंखों की कोशिकाओं में भी पाए जाते होंगे, हमारे अंदरूनी अंगों की कोशिकाओं में लगभग उतने ही जीन पाए जाते होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो जब हमारे शरीर, अब सवाल यह है कि जब हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका के अंदर गुणसूत्रों का नंबर समान है, जीनों का नंबर समान है, तो हमारी प्रत्येक कोशिका एक ही जैसी दिखनी चाहिए। क्यों? हर कोशिका जो है एक दूसरे से अलग है। बाल की कोशिका अलग है, त्वचा की कोशिका अलग है, हमारे अंदरूनी अंग जो है अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। तो आखिर ऐसा कैसे हो जाता है? यहीं पर रोल आता है माइक्रो आरएनए का। तो आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों का नंबर समान होता है, जीनों का नंबर समान होता है, लेकिन प्रत्येक कोशिका में कौन से जीन प्रोटीन बनाएंगे, यानी जीनों का नंबर समान है, जीन सारे प्रेजेंट है हमारी हर कोशिका के अंदर, लेकिन प्रत्येक कोशिका में कौन सा जीन प्रोटीन बनाएगा और कौन सा जीन प्रोटीन नहीं बनाएगा। ठीक है, इस चीज को निर्धारित करने का काम, इस चीज को रेगुलेट करने का काम एक विशेष प्रकार का आरएनए करता है, जिसे हम लोग माइक्रो आरएनए के नाम से जानते हैं। मतलब यह होता है कि जैसे हमारे बालों की कोशिकाएं हैं, तो बालों की कोशिकाओं में त्वचा की कोशिका वाले भी जीन पाए जाते होंगे, लेकिन यहां पर बालों की कोशिकाओं में बालों के लक्षण व्यक्त हों, यानी बालों के प्रोटीन बने, ना कि त्वचा के प्रोटीन बने। ठीक है, त्वचा के प्रोटीन बने तो क्या होता है? ये माइक्रो आरएनए का काम क्या होता है? माइक्रो आरएनए जो है वो आरएनए पर, माइक्रो जो आरएनए होता है, ये माइक्रो आरएनए क्या करता है? आरएनए को निर्देशित करता है कि मान लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर ये हमारी जो बाल की कोशिकाएं हैं उनमें त्वचा वाले जीन भी पाए जा रहे हैं। तो जब ये त्वचा वाला जो जीन होता है आरएनए को आदेश देता है कि तुम जो है वो त्वचा वाला प्रोटीन बनाओ, तो ऐसी कंडीशन में रोल आता है माइक्रो आरएनए का। माइक्रो आरएनए क्या करता है? इस आरएनए को उस प्रोटीन को बनाने से रोक देता है, क्योंकि वो निर्देशित करता है कि देखो ये त्वचा वाला प्रोटीन बालों में नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये बालों की कोशिका नहीं है। यहां पर बालों की ही प्रोटीन बन सकते हैं, त्वचा के प्रोटीन नहीं बन सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए इस जीन ने आदेश दिया कि यहां पर बालों की कोशिका है, लेकिन त्वचा के प्रोटीन के बनने के लिए इस जीन ने निर्देशित किया आरएनए को, तो यहीं पर माइक्रो आरएनए क्या कर देता है? इस आरएनए को त्वचा के प्रोटीनों को बनाने से रोक देता है। फाइनली जो है वो प्रोटीन नहीं बनता और हमारे बालों के अंदर से बालों का प्रोटीन बनता है, ना कि त्वचा का प्रोटीन बनता है। तो इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर ये जो माइक्रो आरएनए का रोल होता है कि हर कोशिका
हर कोशिका के अंदर गुणसूत्र सेम पाए जाएंगे, जीन भी सारे प्रेजेंट होंगे, लेकिन प्रत्येक कोशिका एक दूसरे से बिल्कुल अलग व्यवहार क्यों करती है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो जरूरी प्रोटीन होते हैं उन्हें ही हमारे एक यूनिक टाइप की कोशिका के अंदर एक यूनिक टाइप का ही प्रोटीन देने का काम, और एक्स्ट्रा प्रोटीन ना बनने देने का एक्स्ट्रा प्रोटीन ना बने, ठीक है, उसको रोकने का काम जो है वो माइक्रो आरएनए का होता है। तो इसका मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं बच्चों, तो हमारे शरीर में माइक्रो आरएनए का यह रोल है कि हमारे शरीर के माइक्रो आरएनए की वजह से ही हमारी त्वचा की कोशिका त्वचा जैसे प्रोटीन बनाती है, हमारी त्वचा की कोशिका के अंदर त्वचा की तरह के प्रोटीन बनते हैं, बालों के अंदर बालों के टाइप के प्रोटीन बनते हैं, और ये सारी की सारी कोशिकाएं एक दूसरे से अलग होती हैं। अगर ऐसा ना हो तो हमारा पूरा का पूरा शरीर जो है वो एक ही तरह का हो, सारे प्रोटीन सारी कोशिकाओं में बने और हर एक कोशिका हर एक अंग एक दूसरे से अलग ना हो, सभी एक ही प्रकार से व्यवहार करें। तो कितना बड़ा रोल है इस माइक्रो आरएनए का, जो क्या कर देता है, इस बात पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि हर प्रोटीन हर एक कोशिका के अंदर नहीं बन सकता है, वही स्पेसिफिक प्रोटीन ही उस कोशिका के अंदर बन सकता है जिस प्रकार की वह कोशिका होगी हमारे शरीर के अंदर। तो यह रोल होता है माइक्रो आरएनए का, और इसी वजह से इस माइक्रो आरएनए की खोज के लिए, माइक्रो आरएनए के बारे में बताने के लिए एग्जैक्टली इस साल का नोबेल प्राइज जो है इन दोनों लोगों को दिया गया, यानी कि विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबिकन को दिया गया। तो होप मेरे प्यारे बच्चों अब आपको पूरी तरीके से यह बात समझ में आ गई होगी कि आखिर ये माइक्रो आरएनए किस तरीके से काम करता है, जो हमारे शरीर के अंदर हमारी एक कोशिका के व्यवहार को निर्देशित करने का काम करता है, या स्पेसिफिक टाइप की कोशिका के अंदर स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन बने इसको निर्देशित करने का काम करता है। अब दूसरा जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो रसायन विज्ञान के लिए वर्ष 2024 का जो नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है वो डेविड बेकर और डेमिस हेसबिस और जॉन एम जंपर को दिया गया है। अब ये क्यों दिया गया है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये भी जो चीज मैंने अभी आप लोगों को बताई, अगर वो चीज आपको समझ में आ गई तो ये रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज भी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने जैसे बताया था कि हमारे शरीर के अंदर जो जीन पाए जाते हैं वो एक विशेष प्रकार के प्रोटीनों का निर्माण करने में सहायक होते हैं, ठीक है, प्रोटीनों का निर्माण करने में सहायक होते हैं, यानी जीन निर्देशित करते हैं किसको, आरएनए को निर्देशित करते हैं, और ये आरएनए हमारे शरीर के प्रोटीन का निर्माण करने का काम करता है। ये बात मैंने अभी आप लोगों को बताई। तो ये जो नोबेल प्राइज दिया गया है इस साल का, जो रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज दिया गया, इनमें जो डेविड बेकर हैं, ठीक है, डेविड बेकर ने क्या काम किया कि ये जो प्रोटीन बनते हैं हमारे शरीर के अंदर, यानी किसी भी जीव के शरीर के अंदर जो प्रोटीन बनते हैं जीन के निर्देशानुसार आरएनए उनको बनाता है, तो कौन सा जीन किस प्रकार की से आरएनए को आदेश देगा और यह आरएनए किस प्रकार का प्रोटीन बनाएगा, इसको कंप्यूटर पे बनाने का काम, यानी उन प्रोटीनों को कंप्यूटर पर डिजाइन करने का काम, उसके लिए विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर बनाने का काम जो है वो किया है किसने, डेविड बेकर साहब ने। तो डेविड बेकर साहब को क्यों नोबेल प्राइज दिया गया है? नोबेल प्राइज दिया गया है कि जो हमारे शरीर के अंदर विशेष प्रोटीन बनते हैं हमारे शरीर के अंदर जीनों के निर्देशानुसार, उन प्रोटीनों को हम क्या करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर पर ही डिजाइन कर लेते हैं, कंप्यूटर पर ही अनुमान लगा देते हैं कि इस जीन की मदद से, इस जीन के निर्देशानुसार इस पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन का जो आकार होगा, उसका जो साइज होगा, और वो किस तरीके से व्यवहार करेगा या हमारे जीव जंतुओं के अंदर किस प्रकार के लक्षणों को वो के लिए वो जिम्मेदार होगा, इस चीज को कंप्यूटर पर ही डिजाइन कर लिया जाता है। और इस तरीके से कंप्यूटर पर डिजाइन करने के लिए, यानी कि ऐसा तरीका खोजने के लिए जिसमें हम अनुमान लगा लेते हैं, इस चीज का पता लगा लेते हैं किस प्रकार का प्रोटीन बन पाएगा किसी पर्टिकुलर जीन के द्वारा, इस लिए यानी इस चीज का अंदाज, इस चीज को डिजाइन करने के लिए हमने नोबेल प्राइज दिया है किसको, डेविड बेकर साहब को यह नोबेल प्राइज दिया गया है। दूसरा जो डेमिस हेसाबिस हैं और जॉन एम जंपर है,
उन्होंने क्या किया था, प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। यानी इन दोनों लोगों को अलग टॉपिक पर मिला है और इनको अलग टॉपिक पर मिला है। इनको क्या है कि जो प्रोटीन बनेगा वो किस तरह से बनेगा, कंप्यूटेशनल डिजाइन बनाने के लिए, यानी प्रोटीन पर एक सॉफ्टवेयर उन्होंने बना दिया और उन्होंने इस बात पर अंदाजा लगा दिया कि इस जीन की मदद से इस टाइप का प्रोटीन बनेगा, उसका कंप्यूटर डिजाइन बनाकर दिखा दिया कि इस टाइप का प्रोटीन बनेगा। तो उसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला, डेविड बेकर साहब को। और इन दोनों लोगों को यानी डेमिस हैसाबिस और जॉन एम जंपर को जो नोबेल प्राइज मिला है वो इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि जीन जो है वो हमारे शरीर के अंदर किस टाइप, अगर ये जीन है तो किस टाइप का प्रोटीन बना सकता है। किसी भी जीव के शरीर के अंदर जो जीन मौजूद होते हैं वो किस टाइप के प्रोटीन को बना सकते हैं, उनका अनुमान लगाने के लिए एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया। यानी दोनों लोगों को, यानी दोनों ये जो ग्रुप है, ये अकेले और इन दोनों लोगों को जो मिलाकर नोबेल प्राइज दिया गया है, यानी कुल मिलाकर इन तीनों लोगों को जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो असल में हमारे प्रोटीनों का निर्माण जो बायोलॉजिकली होता है, जैविक रूप से होता है, उसका कंप्यूटर पर डिजाइन बनाना और साथ ही साथ हर जीन से किस प्रकार का प्रोटीन बन सकता है उसका अनुमान लगाने के लिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर की मदद से, उसके लिए एग्जैक्टली इन तीनों लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है। यानी हम एक्सपेरिमेंट किए बिना, यानी अपनी आंखों से बिना देखे, सिर्फ हम जीनों के जो क्रम होता है, जो डीएनए का हमारा क्रम होता है, ठीक है, उसी के बेस पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का प्रोटीन बनेगा और किस प्रकार का जो है वो प्रोटीन बन सकता है, किस किस टाइप के प्रोटीन बन सकते हैं और वो किन किन लक्षणों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। उन सबको कंप्यूटर पर डिजाइन करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर क्या हो रहा है कि बायोलॉजी को हम लोग सॉफ्टवेयर के साथ ऐड कर रहे हैं। यानी बायोलॉजी जो चीज है, जो जीव विज्ञान में जो जीव के शरीर के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं, उनको हम आर्टिफिशियल तरीके से कंप्यूटर पर डिजाइन करके उस घटना को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के लिए इन लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, नोबेल प्राइज दिया गया है। अब इसमें जो डेविड बेकर साहब की बात अगर की जाएगी तो इसमें क्या है कि एक विशेष प्रकार, मतलब डेविड बेकर साहब जो थे उन्होंने क्या किया था, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन बनाया था, यानी कंप्यूटर पर ही प्रोटीन का डिजाइन बनाया था। तो उसके लिए उन्होंने एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसका नाम था अल्फाफोल्ड 2। तो यह एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक विशेष प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है जो इस बात का अनुमान लगा लेता है कि कौन सा जीन किस प्रकार का प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन की संरचना क्या होगी। और जो दूसरा जो नोबेल प्राइज दिया गया है, दूसरा जो नोबेल प्राइज डेमिस हैसाबिस और जॉन एम जंपर को दिया गया है, इन्होंने विशेष सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर का नाम है बेस्पोक सॉफ्टवेयर और दूसरे का नाम है रोजेटा सॉफ्टवेयर। तो इन दोनों सॉफ्टवेयर की मदद से इस बात का ये लोग अंदाजा लगा लेते हैं, ये लोग इन दोनों विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयरों की मदद से इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि किस प्रकार का एक पर्टिकुलर जीन किस प्रकार का जो है वो प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो ये जो है सॉफ्टवेयर प्रोटीन का डिजाइन बता देगा और ये अंदाजा लगा देगा, ये दोनों सॉफ्टवेयर क्या करेंगे, इस बात का अंदाजा लगा देंगे कि एक पर्टिकुलर जीन से किस किस प्रकार के प्रोटीन बन सकते हैं या ग्रुप ऑफ जीन से मिलकर किस किस प्रकार के प्रोटीन बन सकते हैं। तो प्रोटीन किस प्रकार के बन सकते हैं, इनका अंदाजा लगाने के लिए इन दोनों सॉफ्टवेयर का यूज किया गया और उसके लिए डेमिस हैसाबिस और जॉन एम जंपर को नोबेल प्राइज दिया गया। और इस पे अल्फाफोल्ड 2 जो एआई सॉफ्टवेयर है, यह बताएगा कि वो जो प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन का डिजाइन कैसा होगा, उनकी संरचना कैसी होगी। इस चीज के लिए जो है वो डेविड बेकर को नोबेल प्राइज दिया गया। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी कि इस साल नोबेल प्राइज क्यों दिया गया। असल में बायोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ दिया गया। अब आ जाता है फिजिक्स के नोबेल प्राइज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इस साल जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का निर्माण करने के लिए, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बेस आधार तैयार करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया जॉन
जे हॉफील्ड को और जेफरी ई हिंटन को यह नोबेल प्राइज दिया गया मशीन लर्निंग का को डिस्कवर करने के लिए, मशीन लर्निंग का के बारे में बताने के लिए, मशीन लर्निंग जो है वो उसे समझाने के लिए, या मशीन लर्निंग को एक तरीके से कह सकते हैं कि उसके बारे में इस दुनिया को इंट्रोड्यूस करने के लिए कि मशीन लर्निंग जैसी भी कोई चीज है उसके आधार पर जो है वो दुनिया में बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, उसके लिए इन दोनों लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया। अब बात आती है, सवाल यह आता है कि सर मशीन लर्निंग क्या होती है? देखो बच्चों, ये जो मशीन लर्निंग है, आज दुनिया में जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता काम कर रही है, ये दुनिया में जो भी रोबोटिक्स काम कर रही है, जो भी इस तरीके के सॉफ्टवेयर जो गूगल पर आप लोग बोल देते हैं कि मुझे ये बताओ गूगल, ये सर्च करके बताओ, तो गूगल सर्च करके बता देती है, या कहीं पर भी आप कोई भी आपकी जो गाड़ियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चल रही हैं, या जो कुछ भी आज पॉसिबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसका जो बेस है, उसका जो आधार है, वो मशीन लर्निंग पर ही है। अब ये मशीन लर्निंग मैं बहुत ही ज्यादा सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूं, आपको ये बात समझ में आ जाएगी बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ। मान लीजिए आपके घर के बगल में एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, एक बहुत ही सिंपल उदाहरण, इससे सिंपल उदाहरण हो ही नहीं सकता। अब आपके घर के बगल में एक रेस्टोरेंट है और आप हर हफ्ते जो है वीक में एक दिन इस पर खाना खाने जाते हैं। आप जब खाना खाने जाते हैं तो आपका बहुत ही फेवरेट खाना यहां पर जो भी कुछ मिलता है, मान लीजिए कि आप जो भी यहां पर खाते हैं तो उसमें आपके मेनू में, ठीक है, मेनू में जो भी चीजें वो देता है उसमें आप 3 पर्टिकुलर चीजों को ए, बी और सी को ऑर्डर करते हैं, क्योंकि ये आपका फेवरेट डिश है जो इस होटल के अंदर, इस रेस्टोरेंट के अंदर आपको बहुत पसंद है, और जब भी आप वीकली जाएंगे, ठीक है, आप इसको जरूर ऑर्डर करते हैं। तो ये आपका हो गया डेटा, यानी कि आप इस मतलब रेस्टोरेंट को इस बात का अंदाजा धीरे धीरे आप जब 4 से 5, 6, 7 मान लीजिए लगातार आप जो है वो 10 हफ्ते तक जाते हैं और 10 हफ्ते तक आप कमोबेश यही ऑर्डर करते हैं, तो इस तरीके का 10 हफ्ते का जो डेटा है उस रेस्टोरेंट के पास पहुंच गया, ठीक है। आप जो है वो ए डिश, बी डिश और सी डिश ही ऑर्डर करते हैं, और फिर इसी डेटा के आधार पर जब देखा गया तो आपका जो टोटल जो बिल आता है, हर हफ्ते जो बिल आता है वो मान लीजिए 1000 रुपए का बिल आता है। 1000 रुपए जो है वो हर हफ्ते जब आप भी जाएंगे तो टोटल आप जो है वो ऑर्डर करते हैं, ए और बी और सी जब ऑर्डर करते हैं अपने फेवरेट फूड को, तो 1000 रुपए का बिल आता है, कभी कुछ थोड़ा सा ज्यादा कभी थोड़ा सा कम, लेकिन ओवरऑल ये 1000 रुपए का बिल आता है। तो मान लीजिए 10 हफ्ते तक आप लगातार इस होटल में जाते हैं और यही खाना यानी अपना फेवरेट खाना आप ऑर्डर करते हैं और 1000 रुपए के करीब करीब ही बिल बनता है। तो ये जो हो जाता है, यानी कि ये जो खाना आप ऑर्डर करते हैं ये एक प्रकार का क्या हो गया, डेटा हो गया। ये 1000 रुपए का बिल जो आपका हर हफ्ते बनता है जब आप वहां खाना खाने जाते हैं, तो ये डेटा हो गया। अब क्या है, नेक्स्ट वीक यानी कि 11वें हफ्ते अगर आप जा रहे हैं तो क्या हुआ कि उनके कंप्यूटर पर, उस रेस्टोरेंट के कंप्यूटर पर ये डेटा फीड है, और ये डेटा फीड है कि ये इंसान जो है, एक पर्टिकुलर इंसान जो है, ये जब भी आता है तो ये खान डिश को ऑर्डर करता है और उसका बिल लगभग यही आता है। तो फाइनली क्या होता है, इसी डेटा के आधार पर जैसे आप रेस्टोरेंट में इंटर करते हैं, बैठते हैं, तुरंत जो है वो आप, अगर मान लीजिए कि जो आपका रेस्टोरेंट पे जो आपको डिलीवर करता है, यानी कि एक तरीके से जो वहां पर जो भी लड़का है या जो भी इंसान है जो आपको खाने को का ऑर्डर लेता है, तो उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि आप क्या क्या ऑर्डर करेंगे, ठीक है। और वो पहले ही आपसे पूछ लेता है कि सर आपका फेवरेट फूड ए और बी और सी में लगा दूं, ठीक है, बी से सी लगा दूं, तो डेफिनेटली वो आप कहेंगे यस लगा दो, और फिर उसी डेटा के आधार पर फाइनली जो है वो आप उस रेस्टोरेंट के मालिक को या उस रेस्टोरेंट पे जो भी काम कर रहा है उसको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये 1000 रुपए के करीब ये अपने इनका बिल बनेगा, और फाइनली जो है ये इतना ही बिल आपका बनता है। तो मतलब ये हो जाता है कि ये आपका जो आप पर्टिकुलर जो है जब कोई काम करते हैं तो वो एक तरीके का डेटा होता है, और उसी डेटा के आधार पे आपके फ्यूचर का प्रेडिक्शन, यानी कि वहां पर जो रेस्टोरेंट का मालिक था या रेस्टोरेंट में जो लोग काम करते हैं उन्होंने अंदाजा लगा लिया उसी डेटा के आधार पर, आपके बिना कहे जब आप 11वें हफ्ते में जाते हैं तो 11वें हफ्ते में वो आपको कहते हैं सर आपका फेवरेट फूड ABC लगा दूं। तो इसका मतलब है कि ये डेटा है, और इसी डेटा के आधार पर उन्होंने आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लिया कि एग्जैक्टली आपको यही ABC चीजें ही पसंद है, और वो पहले से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि हमारी टाइम
टाइम की बचत हो जाए। और वो जैसे आपको देखते हैं, आप रेस्टोरेंट में इंटर करते हैं, तुरंत बोल देते हैं कि जल्दी से ए बी सी जल्दी से तैयार करो, क्योंकि ये जो इंसान है ये ए बी सी डिश ही जो है ऑर्डर करेगा। ठीक है, ऑर्डर करेगा और ये 1000 रुपए के करीब करीब ये बिल यहां पर देकर जाएगा। तो फाइनली क्या हुआ कि इससे क्या हुआ कि टाइम की बचत हुई उस रेस्टोरेंट के मालिक को, उसने पहले ही अंदाजा लगा दिया। तो फाइनली ए बी सी जो है वो ऑर्डर कर दिया गया। टाइम जो क्योंकि पहले से ही ऑर्डर लगा दिया गया, तो फाइनली आपके भी टाइम की बचत हुई। आप तुरंत वहां पहुंचते हैं, तुरंत जल्दी से आपका खाना ऑर्डर हो जाता है, आप आसानी जल्दी से खाना खा लेते हैं और उतनी जितनी जल्दी आप खाना खाएंगे आप बिल पे करेंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा आप वहां से निकल जाएंगे। इससे क्या होगा कि वो जो वैकेंट प्लेस है वो खाली हो जाएगी और उसकी जगह पे दूसरे लोगों को बैठाया जा सकेगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, वो रेस्टोरेंट का मालिक ज्यादा पैसे कमा पाएगा, क्योंकि आप जाते वहां पर ऑर्डर करते और फिर ऑर्डर करने के बाद जो है वो आपके ऑर्डर को बनने और समझने और बनने में वक्त लगता, जिससे कि वो जगह जो है वो ऑक्युपाइड रहती। और फाइनली ऐसी कंडीशन में क्या होता कि जहां पर आपको 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर आपको जो है वो खिला पिला के और बढ़िया जो है आपसे फुर्सत ले ली गई, वहीं पर वो 25 मिनट और 30 मिनट लग जाते, जिससे कि उसका जो है रेस्टोरेंट वो जगह पर क्या होता है कि काफी ज्यादा जो है वो भरा रहता, जिससे कि वो दूसरे कस्टमर को वहां पर नहीं बैठा सकता था। तो मतलब क्या हुआ कि आपका ये डेटा था, जिसको उस डेटा को पढ़ा गया और उस डेटा के आधार पर पहले ही अंदाजा लगा लिया गया, आपके फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लिया गया कि आप क्या खाएंगे, कितना पैसा यहां पर देंगे, और उस हिसाब से वहां पर पहले से ही वो ऑर्डर तैयार कर दिए गए या उनको बोल दिया गया यही तैयार करो, जिससे क्या हुआ, समय की बचत हुई और यह भी चीज का अंदाजा लग गया कि आपको क्या पसंद है और वो क्या पसंद है। और इस डेटा के आधार पर अगर फ्यूचर में मान लीजिए कि आपको कभी भी घर पर खाना मंगाना हुआ, तो भी ये रेस्टोरेंट जानता रहेगा कि आपका फेवरेट फूड क्या है और फिर उसी आधार पर आपके घर पर वो खाने की डिलीवरी भी कर सकता है या कुछ भी कर सकता है। तो मतलब यहां पर मैं ये कहना चाह रहा था, मतलब एक सिंपल से उसमें कि असल में जब कोई काम होता है, ठीक है, कोई काम होता है तो वो उसका डेटा क्या होता है, मशीन रिकॉर्ड करती रहती है। अब जब मशीन रिकॉर्ड करती रहती है तो ये जो मशीन रिकॉर्ड करती रहती है ये डेटा हो जाता है। तो यही इसी डेटा के आधार पर क्या किया जाता है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाता है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाता है। अब एक और आपको उदाहरण दे देता हूं। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर शहर है, उस शहर के बगल से नदी ऐसे गुजरती है। कुछ सालों में देखा गया है नदी लगातार जो है वो अपने पाथ को चेंज कर रही है और धीरे धीरे वो शहर की तरफ बढ़ रही है, यानी उसके पाथ चेंज हो रहे हैं। तो इस अंदाजे से लगाया गया कि पिछले 10 सालों में नदी ने अपना पाथ यहां से लेकर यहां चेंज कर लिया है। तो ये हो गया हमारा डेटा, ये क्या हो गया, हमारा डेटा, ये हमारा आंकड़ा हो गया, जिसमें पिछले 10 साल का आंकड़ा मेरे पास है कि नदी लगातार अपने पाथ को शहर की तरफ चेंज कर रही है, रास्ते को अपने शहर की तरफ चेंज कर रही है। तो ये हो गया हमारा आंकड़ा। अब इस आंकड़े पर मशीन क्या काम करती है, यानी कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या काम करता है, इस बात का अंदाजा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेता है, क्योंकि लगातार ये इधर की तरफ बढ़ रहा है, पर्टिकुलर कुछ मीटर जो है इधर की तरफ शहर की तरफ ये नदी का जो है बहाव चेंज हो रहा है। तो फाइनली इस बात का प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि अगले 10 से 20 सालों में ये लगभग आधे शहर से होकर गुजरने लगेगी और ये शहर इसी के अंदर डूब जाएगा, ये पर्टिकुलर एरिया इस नदी के अंदर डूब सकता है। तो उससे पहले आप इसका क्या काम करेंगे कि पहले से ही कुछ ऐसी तैयारियां रखेंगे जिससे कि इस शहर को डूबने से बचाया जा सके, प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकेंगे और फाइनली जो है यहां से लोगों को डिस्प्लेस किया जा सकेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो 10 साल से डेटा मिल रहा था कि वो लगातार उधर शहर की तरफ मूव कर रही है ये नदी, तो ये हो गया डेटा, आंकड़े, और इसी आंकड़े के आधार पर किसी चीज का फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, तो यही चीज कहलाती है मशीन लर्निंग। जैसे आपने रेस्टोरेंट में लगातार 10 हफ्ते तक खाना खाया और वो हो गया आंकड़े, उसी आंकड़े के आधार पर उस रेस्टोरेंट के मालिक ने क्या किया, आप फ्यूचर में क्या खा सकते हैं और कितना पेमेंट आप करके जाएंगे, उस चीज को प्रेडिक्ट कर लिया, तो ये हो गई मशीन लर्निंग। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी इसी आधार पर, यानी इसी मशीन लर्निंग के आधार पर क्या किया जाता है, आंकड़ों के आधार पर क्या किया जाता है कि बहुत सारी चीजों को प्रेडिक्ट किया जाता है और उसी आधार पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है, एक इंसान क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, कैसा वो व्यवहार कर सकता है, कैसा व्यवहार नहीं कर सकता है, ये सारी चीजों का जो है अंदाजा लगा लेती है मशीन और उसी के आधार पर वो बिहेव करता है, उसी के हिसाब से वो व्यवहार करती है। ठीक है, अब जैसे व्यवहार करती है तो इसी चीज को, यानी ये जो
मशीन लर्निंग है, यानी डेटा के आधार पर ही फ्यूचर प्रिडिक्शन का जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको इंट्रोड्यूस किया था जॉन जे हॉफील्ड ने और जेफरी ई हिंटल ने, और इसी वजह से इनको नोबेल प्राइज दिया गया। अब ये जो आपका मशीन लर्निंग के उदाहरण में जैसे स्पैम फिल्टरिंग, आपको पता चल गया कि हमारे इस टाइप के जो ईमेल्स आते हैं वो स्पैम है, स्पैम का मतलब किसी काम के नहीं है। तो इसी आधार पर हमारी मशीन समझ जाती है कि अगर इस टाइप के अगर ईमेल हमारे किसी पर भेजे जाते हैं तो वो मोस्ट प्रोबेबली क्या होते हैं, स्पैम होते हैं। तो फाइनली क्या होता है कि हमारे ईमेल में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके स्पैम को फिल्टर कर देते हैं, तो हमारे पास वही ईमेल आ पाता है जो कि हमारे काम का होता है। स्पैम जो है ऑलरेडी फिल्टर हो जाते हैं। तो आजकल हमारे बहुत सारे ईमेल पर स्पैम की फिल्टरिंग का ऑप्शन होता है, जहां पर जो हमारे अनवांटेड ईमेल्स होते हैं वो नहीं हमें दिखाए जाते, सीधे हमारे काम के मेल्स दिखाए जाते हैं। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि हमने डेटा दे दिया कि ये इस टाइप के जो मेल्स आएंगे वो स्पैम होंगे, यानी कि वेस्ट, हमारे किसी काम के नहीं होंगे। तो क्या हुआ, मशीन ने इसी डेटा के आधार पर सीखकर आगे आने वाले इसी तरह के किसी भी मेल को क्या किया, फिल्टर कर दिया। इसके अलावा आजकल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो काम चल रहा है, यानी मेरी आवाज को समझकर जो है वो टाइपिंग हमारा सॉफ्टवेयर कर दे रहा है, या सॉफ्टवेयर हम किसी चीज को लिख रहे हैं वो उसको वॉइस में बदल दे रहा है। तो ये जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है ये भी इसी डेटा के आधार पर ही होता है, यानी मशीन लर्निंग के आधार पर ही होता है। तो ये मशीन लर्निंग आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या है, आधार है, और इसी की खोज के लिए, इसी को डेवलप करने के लिए इस साल का फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, होप मेरे प्यारे बच्चों ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके अलावा इस हफ्ते एक और न्यूज काफी चर्चा में रही, वो है ये सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि भारत सरकार ने ट्रैकोमा को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या की श्रेणी से हटा दिया है। मतलब यह है कि अब सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या नहीं रह गई है ये ट्रैकोमा, और ये हमारे यहाँ मतलब अब इसको सीरियसली नहीं लिया जाएगा, क्योंकि भारत में अब ये कोई खास समस्या नहीं रह गई है। तो भारत सरकार ने इसको सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या की श्रेणी से हटा दिया है, किसको, ट्रैकोमा को। अब ये ऐसा करने वाला भारत दक्षिणी पूर्व एशिया का तीसरा देश बन गया है, और तीसरा देश बन गया है। अब ये ट्रैकोमा क्या होता है? ट्रैकोमा एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया यानी जीवाणु के संक्रमण से फैलता है, जैसे कि उस जीवाणु का नाम है क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। तो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस जो है वो एक प्रकार का जीवाणु है जिसके संक्रमण से आंखों का ये संक्रमण होता है, आंखों का ये इन्फेक्शन होता है, इससे ये फैलता है। तो ये आंखों में कुछ इस तरीके की स्वेलिंग आ जाती है, आंखें सूज जाती हैं, आंखों में ब्लड आने लगता है, और कभी कभी परमानेंट जो है वो ब्लाइंडनेस हो जाती है, यानी कि आप जो है स्थायी रूप से अंधे हो जाते हैं अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। तो ये अच्छा फैलता कैसे है? फैलता है, किसी इंसान को इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी आंख से निकलने वाले आंसू अगर वो पहुंचता है और आपके साथ हाथ मिला लेता है, या आपकी आंखों तक उसका हाथ पहुंच जाता है, तो इस तरीके से ट्रांसफर हो सकता है। एक विशेष जो मक्खियां होती हैं, मान लीजिए मक्खी, किसी को ट्रैकोमा हुआ है तो मक्खी उसके आंखों में बैठी और फिर वो आपकी आंखों के आसपास बैठ गई, आपके हाथों पे आ गई और आपने हाथ को जो है मला, तो फाइनली इस तरह से ट्रांसफर हो सकता है। यानी इंसानों से इंसानों में ट्रांसफर होता है, जानवरों से इंसानों में ट्रांसफर होता है। ठीक है, ट्रांसफर ये ट्रैकोमा हो सकता है, ये एक प्रकार के जीवाणु से होता है। अब इसमें क्या हो सकता है, मैंने जैसे बताया कि अगर आपका बहुत सीवियर इंफेक्शन हुआ तो इसमें आंखें भी जा सकती हैं। इसको बचने के लिए क्या किया जाता था? इसको समाप्त करने के लिए WHO के अनुसार सेफ रणनीति अपनाई जाती है। सेफ का मतलब होता है एस फॉर सर्जरी, यानी कि शल्य चिकित्सा, जरूरी पड़ने पर जो है वो सर्जरी की जाती है। ए फॉर एंटीबायोटिक्स, यानी एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। एफ फॉर जो है वो फेस वॉश, यानी चेहरे की सफाई रखी जाती है। और ई फॉर इन्वायरमेंट में जो, यानी कि आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसमें सुधार करना चाहिए और उसको साफ सुथरा रखना चाहिए, यानी पर्यावरण सुधार। तो सेफ रणनीति अपनाई जाती है ट्रैकोमा से बचाव का और ट्रैकोमा के इलाज में। तो इससे WHO के अनुसार, लेकिन अब भारत में ये सीरियस जो है वो सार्वजनिक जो स्वास्थ्य समस्या है उससे इसको दूर कर दिया गया है। तो होप कि बच्चों ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो इस हफ्ते की ये सारी टॉप न्यूज़ थी जिनको मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। होप कि आपने इस चीज़ को समझा होगा, एंजॉय किया होगा। तो इस हफ्ते इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।